वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में हलचल और यूँ लगता है कि इंतखाबात की तरफ ये मामला जा रहा है और इंतखाबात की तैयारी के हवाले से आपको हमने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ पूरी तैयारी के साथ अपनी अपनी पार्टी के यूथ फेस के साथ वो आएंगी। बहरहाल अगली बात जो कि हम इंतखाबात की तरफ पहुँचा चाहते हैं, उसके बीच में नेचुरली ये मेमोगेट स्कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा यह जा रहा है कि यही फैसला करेगा और पाकिस्तान की सियासत को एक डायरेक्शन में लेके जाएगा। मैं ब्रेक से पहले बात कर रही थी राना सनाउल्लाह साहब से और मैं अब शर्मिला के पास जाती हूँ। शर्मिला, आज मंसूर एजाज ने जो बात की है और हमने शेख साहब का एक आपको क्लिप दिखाया था प्रोग्राम से पहले, वो ये कह रहे हैं कि ये एबटाबाद तक खुरे जाते हैं। तो अब ये एक नई डायरेक्शन मिल गई है इस पूरी कहानी को और इस पूरे ड्रामे को। आप क्या कहती हैं कि अब ये एबटाबाद तक किस तरह पहुंचेगा ये मामला? देखिए असमा, पहली बात तो ये है कि मंसूर एजाज की जो क्रेडिबिलिटी रही है माजी में और हाल में, वो आप में और आपके मोहतरम जो मेहमान हैं वो सब वाकिफ हैं। जाहिरी बात है कि मंसूर एजाज की जो कहानी आई है मंजर आम पे फाइनेंशियल टाइम्स से शुरू के आज तक, उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी तो है, ये तो हमें समझ आती है। अब आप देखिए कि इस पूरे सानहे में हुसैन हक्कानी साहब का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि जी मेरी तरफ से ऐसे किसी मेमो का ना की बात की गई ना मैंने कहा। द ओनली पर्सन हु हैज गॉन बैक ऑन हिज स्टेटमेंट्स इज मंसूर एजाज। पहले वो कहते हैं कि जी वो बॉस की अप्रूवल थी, फिर वो कहते हैं कि जी सदर जरदारी का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। आज वो एक नई कहानी लेकर आते हैं। बात ये है कि अब चूंकि पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर काम कर रही है और आई एम श्योर कि रजा रब्बानी साहब के इम्पेकेबल कैरेक्टर पे हम किसी को डाउट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक पैरेलल कमीशन बना दिया गया है, तो अब इसको थरली प्रोब हो ही जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक ये सिचुएशन इस तरीके से रहेगी, नवाज लीग तो उस पर खुल के खेलेगी ना। इनको तो एक मौका मिल गया है अनफॉर्चुनेटली। मौका किस तरह आपकी जमात ने मौका दिया? अब देखिए हुसैन हक्कानी साहब ने कल जो बात की है एक निजी टेलीविजन पे, आज अखबारों में छपी है, वो ये कह रहे हैं कि ये काबिले एतराज तो है लेकिन गद्दारी के जुमरे में नहीं आता। शर्मिला, अगर वो डिनाई कर रहे हैं कि मैंने ये नहीं लिखा तो उनको ये स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए था। देखिए बात ये है कि हम तो फांसी तक पहुंच गए ना, हम तो आर्टिकल 6 तक पहुंच गए। जिन लोगों को आर्टिकल 6 में फांसी चढ़ानी चाहिए थी वो तो ना जाने कहाँ हैं। वो तमाम जज साहिबान जिन्होंने मिलिट्री कूस को वैलिडेट किया वो कहाँ हैं। मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि बेशक मुल्क से अगर गद्दारी कोई भी करता है तो उसको आर्टिकल 6 के कमरे में लाके सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी छोटी सी बात है, ये जो पिटिशन लगाई गई है नवाज लीग की तरफ से, उसमें कहते हैं कि ये इनका जो कंटेंशन है कि जो मेमो के जो कंटेंट्स हैं उसमें आर्मी को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है, डीमोरलाइज करने की कोशिश गई है। और जनाब इसलिए क्योंकि आपने यू हैव सीक्ड फॉरेन इंटरवेंशन और अपने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बेच दिया। ठीक है, मैं शर्मिला, आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब आ रही है। मैं ये मीर साहब के पास जाती हूँ। मीर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये एबटाबाद तक जो खुरे जाने वाली बात है ये किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि अगर वो PMLN ने एक ये भी प्ली ली है कि अगर उनको पता था नहीं था जरदारी साहब को, तो जो यकुम यहाँ पे थी वहाँ पे 2 थी, तो वहाँ पे आर्टिकल कैसे बन गया, लिखा गया? क्या इस बात को वजह तनाज़ा बनाया जा सकता है और फिर एबटाबाद खुरे की बात हो सकती है? देखें, ये एबटाबाद खुरा जो है तो ये शेख रशीद साहब ही पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल TV के ज़रिए मुझे राना सनाउल्लाह साहब से ही पता चला कि वो जो है वो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रही है। एक खुरा जो है वो शेख रशीद साहब के ज़रिए अब फ़ौज तक भिजवा रही है और दूसरा खुरा जो है वो ईवान सदर तक पहुँचा रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसला कर लेने देना चाहिए और जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सारी कौम को अब इंतज़ार है तो उसका इंतज़ार होना चाहिए। लेकिन इस मौके पे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने। अभी आपने 2 नौजवानों के सियासत में आने का जिक्र किया है और दोनों हमारे लिए मोहतरम हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हम अरसे से कह रहे हैं कि ये दोनों मरूसी पार्टियाँ हैं, ये पाकिस्तान में किसी को इस लायक नहीं समझते कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत कर सके अनलेस कि वो इनके ख़ानदानों में से पैदा हुआ। पहला नून लीग ने हमजा शहबाज को जो है वो आजमा लिया, जब वो देखा कि ये काम नहीं है तो फिर जो ट्रू यानी एयर्स हैं, लीगल एयर्स हैं
वो उस पार्टी के वो अब आगे लाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ एक अजीब तरह का खेल हो रहा है। और ये मेमो स्कैंडल में ये दोनों आमने सामने इस तरह लड़ रहे हैं एज इफ दे आर दी ओनली पार्टीज। ये माजी की दोनों पार्टियां हैं, ये ख़त्म होने जा रही हैं। इनका पाकिस्तान के अवाम ने देख लिया है कि क्या इन्होंने हमारे साथ करना है। इंशाल्लाह हम ये नहीं कहते कि अगली दफ़ा हम आ रहे हैं या कौन आ रहा है। पाकिस्तान के लोग इस पुरानी तर्ज सियासत को रिजेक्ट कर चुके हैं। ये चाहे अब नौजवान नए चेहरे लाएं या पुराने चेहरे लाएं, लोगों को ये पता लग गया है कि ये एक मरते हुए निज़ाम की जो है सिंबल पार्टियां हैं और इनसे जान छुड़ाना पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत तो हुई है ना। आपकी पार्टी का वैसे क्या, अभी तक मुझे नहीं पता चला कि आपकी पार्टी का क्या ख्याल है इस पूरे मेमोगेट स्कैंडल के ऊपर। गो कि हमने इमरान खान साहब की जुबानी ही जलसे में सुना था कि उनके लिए ये उनको पता चल गया था कि हुसैन हक्कानी ही वो ऑफिशियल हैं जो कि जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया सारा। आपकी पार्टी का क्या ख्याल है, क्या किस हद तक आप जा सकते हैं मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से? देखिए, आपने शायद सुना होगा, हम तो रोज़ टीवी पे बात कर रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, हमें 100% एतमाद है, वहाँ पे पता चल जाएगा कि किसने किया है। उससे पहले बैठ के ऐसे ही लोगों को खुश करने के लिए और अपनी दुश्मनियाँ निकालने के लिए कि फलां ने किया है फलां ने नहीं किया, लेट इट बी डिसाइडेड बाय द कमीशन अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम उस फैसले की ताज़ीम करेंगे और हमें इंतज़ार है, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान की बाकी सियासत बंद नहीं की जा सकती। और ये 7 करोड़ रुपए का कहें या जितने मर्जी ये अपने MPs को देते रहें, ये दोनों जो है ये गुजरे हुए वक्तों की पार्टियां हैं और इंशाअल्लाह ताला इनको पता चलेगा जब अवाम इनको रिजेक्ट करेंगे। मीर साहब, इससे पहले कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या अब पाकिस्तान की सियासत का हुलिया होने जा रहा है और फारूक अमजद मीर साहब का कहना था कि दोनों जो मरूसी जमातें हैं इनका अब मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। मैं आपका कमेंट चाहूँगी राना साहब कि क्या वाकई इस तरह है और पीपल्स पार्टी और PMLN कहीं ना कहीं एक सफ़े पे इकट्ठे हो रहे हैं शायद इस सिलसिले में? देखिए, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि मेरे भाई फारूक अमजद मीर साहब ने जो बात की है कि ये जी मौरूसी पार्टियाँ, देखिए बात ये है कि हर 5 साल बाद 4 साल बाद इलेक्शन होने हैं और अवाम ने जिसके ऊपर एतमाद का इजहार करना है वही पार्टी जो है वो आगे आएगी। ये कोई ऐसी जागीर तो है नहीं कि कोई भी पार्टी लीडर जो है या कोई भी पार्टी जो है वो अपनी नई नस्ल को जो है उसको फरास्तन जो है वो दे देगी। और जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज़ का मामला, मैं समझता हूँ कि नई नस्ल को जो है वो आना चाहिए। और जहाँ तक मीर साहब ने बात की कि जी अब मुस्तकबिल हम हैं और ये पार्टियाँ जो है ये अपना जो है ये माजी का किस्सा है। बात ये है कि यानी तहरीक इंसाफ ने यानी पिछले दिनों में, यानी पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो माजी है और जमहूरियत जो है वो मुस्तकबिल है। और PTI जो है, इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के खेल को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए जो है वो ये इस वक्त ये आगे आए हैं। और आप यकीन करें, आप इनसे पूछें कि किस ये मौरूसियत की बात कर रहे हैं। पीर पगाड़ा का जिस बेटे को इन्होंने शामिल किया है, क्या वो मौरूसी सियासत नहीं है? क्या सरगोदे के टमाने जो इन्होंने शामिल किए हैं, क्या वो नया चेहरा है? क्या मियाँ अजहर साहब जो है वो नया चेहरा है? क्या चकवाल में वो टमन जो शामिल किए हैं वो नया चेहरा है? आप यकीन करें कि PTI में इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी लानत जो है पिछले 20 साल जिसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया था, जो यानी कब्रों में जिनकी हड्डियां गल चुकी थी उनको जनाब निकाल के जो है ये ले आए हैं, उनको मेकअप करके। यानी ऐसी लानत है कि उनके माथे के ऊपर अगर आप लानत लिखे तो लानत आपको जाएगी कि यहाँ पे मुझे जो है वो ना लिखे। उन लोगों को जो है ये लेके आए हैं और उन लोगों को सामने ला के तो ये कह रहे हैं हम मुस्तकबिल की सियासत करेंगे, हम तब्दीली लाएंगे। यानी वो लोग जो मजलिस शूरा में रहे, जो पहले कोई किसी पार्टी में था, कोई किसी पार्टी में था, फिर उसके बाद यानी पूरी केयू लीग जो है, मैं आपको जिला शेखुपुरा शाह महमूद कुरैशी से मियां साहब ने भी 4 घंटे मुलाकात की थी, फैसलाबाद देख लें। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट के सारे मोहरे जो हैं
वो सारे जो है ये अब जो है वो तहरीक लेकिन राणा साहब शाह महमूद कुरैशी से तो मियां साहब ने भी 4 घंटे मुलाकात की ना। आप शाह महमूद कुरैशी से जो है आपको पता होगा कि उस मुलाकात के बाद मियां साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जाना जो है वो मुनासिब नहीं समझा और अपने सेक्रेटरी को जो है वो भेजा था। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो मियां साहब ने मीटिंग की थी। शाह महमूद कुरैशी साहब क्या उनके वालिद ने भी कभी एस्टैब्लिशमेंट जो पूछे बगैर सियासत नहीं की थी, वो उनको जी फारूक अमजद मीर साहब जी बिल्कुल आपकी पार्टी पे बड़े सख्त इल्जामात हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जमात आपको साबित किया जा रहा है। जी एक मुझे नहीं ये मुझे बताएं, यानी शेखुपुरा से एक है अब्दुल रशीद उर्फ चीदा डोगर, उसके खिलाफ पूरा 100 जी मीर साहब आप जवाब दीजिए। देखें, एक तो जो जुबान मेरा भाई ने इस्तेमाल की है उससे ही इनकी डेस्परेशन जाहिर हो रही है कि ये वाकई परेशान हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। और दूसरी, जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी के सामने जिस तरह ये कह रहे हैं कि शायद इन्होंने कोई बड़ी उनकी रिक्वेस्ट पे मुलाकात की, पूरी मुस्लिम लीग नून ने कैट वॉक की थी उस दिन शाह महमूद कुरैशी के पास कि ये माल ख़रीद लें। वो जब उसने नहीं खरीदा माल, उसने रिजेक्ट कर दिया। अब इनको मगर मिलने तो वो गए थे ना मियां साहब से, मिलने तो वो मियां साहब से गए थे ना, शाह महमूद कुरैशी से मिलने गए थे। कैट वॉक तो इन्होंने की थी ना, सारी लीडरशिप बिठा दी थी वहां पे जितनी इनके पास थी, और उसके बाद कहा कि हमारे पास देखे कैसे कैसे नाबगाए रोजगार हैं। वो उन्होंने उस नाबगाए रोजगार को जब नहीं कबूल किया, अब इनको उनमें कीड़े नजर आने शुरू हो गए हैं। और मैं एक और गुजारिश करूं, जितने मेरे भाई मीर साहब, अगर मैं आपके घर आऊं वो तो जाहिर है, देखिए कौन मिलने कौन अभी तक के मुताबिक आपको मिलना तो मैं जाऊंगा ना, मुझे गुजारिश कर लेने दें, और अगर आपने मिलना तो आप आएंगे मेरे पास। अभी तक के मुताबिक मियां नवाज शरीफ का सियासी कद जो है वो शाह महमूद कुरैशी से बड़ा था, इसलिए, और उम्र में भी वो बड़े थे, इसलिए अगर शाह महमूद कुरैशी चले गए और वहां पे उन्होंने ये कह के गए कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं, तो उसके बाद जब उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया तो अब मेरे भाई को उन पे कीड़े नजर आना शुरू हो गए। अगर मिलने गए थे और बड़ी मजबूरी में मिले थे तो एक आदमी मिल लेता, और सारी की सारी पार्टी बिठा दी। देखिए जनाब, आपको इनमें शामिल करेंगे। उन्होंने जब उनमें शामिल होना कबूल नहीं किया, अब इनको उनके दादा भी याद आ रहे हैं, उनके वालिद भी याद आ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। बाकियों के भी बात कर लेने थे, मुझे जरा इजाजत। मीर साहब, हमारे पास पंजाब मीर साहब 75 करोड़ रुपए की बेट लगी थी शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है ये गलत हो, मगर जो हमने सुना है 75 करोड़ रुपए कि वो तहरीक इंसाफ में जाएंगे, 9 करोड़ थे सिर्फ कि वो PMLN में जाएंगे। सो ये वो लगाने वाले जाने और लेने वाले जाने, मुझे इसका नहीं इल्म, आपने बताया, मेरे लिए न्यूज़ है। लेकिन मैं एक और गुजारिश करना चाह रहा हूँ, देखें, हम सियासत में एक दूसरे को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें जो हम भी सुन सकें। मुझे सिर्फ राना साहब से ये गुजारिश करनी है कि ये लफ्ज़ जो हैं ये अच्छे नहीं हैं कि लानत है और फलां है। मैं सिर्फ इनसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें, मेरी एक गुजारिश सुन लें, राना साहब को भी इससे खुशी होगी। हर सियासतदान काबिल इज़्ज़त है जब तक कि वो खुद साबित ना कर दे कि वो इज़्ज़त के काबिल नहीं है। इस वजह से मैं राना साहब की इज़्ज़त करता हूँ। मैं सिर्फ इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर इनकी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है तो उसको गालियाँ निकाल के ऊपर करने की कोशिश ना करें, बल्कि अच्छे तरीके से, शरीफाना तरीके से। अच्छा, चले मैं मेमो गेट पे दोबारा वापस आती हूँ। मैंने ये आपसे कहा, आप PMLN के साथ हैं इस मौक़िफ़ के ऊपर के इस मामले को सामने आना चाहिए और अदालतों पे आपको पूरा भरोसा है। चूँकि आखिरी मरहला है ये, क्या आप देखते हैं कि मेमो गेट स्कैंडल के ऊपर हुकूमत जा सकती है, गिर सकती है? गिर सकती है तो क्या सेनेट इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे?